बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका विचार विमर्श में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। विचार विमर्श में आज हम बात करेंगे एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हुए एक और विषय पर। जी हां, जैसे कि आप जानते हैं कि एफपीओ पर हमारी खास सीरीज चल रही है और आज के विचार विमर्श में हम बात करेंगे मधुमक्खी पालन और शहद से जुड़े हुए एफपीओ के बारे में। इस क्षेत्र में किस तरीके से एफपीओ की मदद ली जा रही है, कैसे किसानों को इससे लाभ हो रहा है और हमारी सरकार भी मधुमक्खी पालन को काफी प्रोत्साहित कर रही है। आपको ये भी बता दें कि हमारे देश में लगभग 60 से 70% ऐसी फसलें हैं जिनमें परागण की आवश्यकता होती है और ऐसे में मधुमक्खी पालन से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। सरकार के साथ साथ युवाओं में भी मधुमक्खी पालन को लेकर काफी उत्साह है। कैसे इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं और हमारे किसानों की आय में अतिरिक्त बढ़ोतरी भी हो रही है। तो किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, एफपीओ कैसे इस क्षेत्र के लिए वरदान साबित हो रहा है और किस तरह के टारगेट सरकार की तरफ से भी इस क्षेत्र में बनाए गए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और हमारे साथ खास मेहमान हैं, आइए उनसे आपके मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर नवीन पटले जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपर आयुक्त हैं बागवानी एवं कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। आपसे हम समझेंगे कि किस तरह की सरकार की योजनाएं हैं इस क्षेत्र में और एफपीओ को कैसे उससे जोड़कर हम देख सकते हैं। हमारे साथ निर्मल वार्ष्णेय जी हैं जो कि सचिव हैं आंचल मधु उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, हरिद्वार, उत्तराखंड से। और आपसे हम समझेंगे कि एफपीओ की फॉर्मेशन किस तरीके से की जा सकती है और ख़ास तौर पर जब मधुमक्खी पालन की बात करते हैं, इसे मधु क्रांति का नाम दिया गया है। इस क्रांति में किस तरह का योगदान इस क्षेत्र का है। हमारे साथ ज्योति चौबे हैं जो कि सीबीबीयू हैं। एफपीओ का किस तरीके से हैंड होल्डिंग किया जा रहा है, कैसे जो किसान हैं उनके लिए एक रास्ता बनाया जा रहा है और उन्हें मदद की जा रही है, मार्केट लिंकेज कैसे इसके माध्यम से किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योति जी। और हमारे साथ आर.के. भट्ट जी हैं जो कि ग्रामजन्य एफपीसी से जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे भी समझेंगे कि जो हम बात कर रहे हैं कि एक संगठित तौर पर आगे बढ़ने की जरूरत है इस क्षेत्र में, तो कैसे संभव हो सकता है इन सभी प्रयासों से। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। और जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया कि हमारे देश में बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, चाहे वो बागवानी फसलें हों या जो पारंपरिक फसलें हम लेते आ रहे हैं, उनमें परागण की बहुत आवश्यकता होती है। और अगर ये मधुमक्खियां खत्म हो गई तो इस क्षेत्र में भी हमें इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। तो मधुमक्खी पालन से ना सिर्फ शहद मिलता है बल्कि और भी कई सारे उत्पाद हैं जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है और अच्छे परिणाम लिए जा सकते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी ये रिपोर्ट जो कि तमाम जानकारियों को समेटे हुए है। के माध्यम से हमारे साथ निर्मल जी भी हैं। सर, जैसे कि हम एफपीओ की बात कर रहे हैं तो अब हम पूरी सीरीज के अंतर्गत अलग अलग एफपीओ जिसमें हम आज चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खी से जुड़े हुए एफपीओ के बारे में, तो ये किस तरीके से लाभकारी हो सकता है इस क्षेत्र को, क्या इससे गति मिलेगी और मजबूती मिलेगी, किस तरह के लाभ एफपीओ के माध्यम से दिए जा सकते हैं इसको। जी नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने सभी किसान और मधुमक्खी पालक भाइयों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस विषय में बात करने से पहले देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। पहला एक पार्ट है वो ये है मधुमक्खी शहद का उत्पादन जी। दूसरा जो पार्ट है वो है एफपीओ। तो शहद का उत्पादन एफपीओ के माध्यम से कैसे करें और वो जो आमजन है, क्योंकि आप ही देखिए कुछ वर्षों से आप ये देखिए कि कोरोना काल के बाद शहद के प्रति जो स्वास्थ्य के प्रति जो लोगों का रुझान बढ़ा है, क्योंकि आप ये समझिए जो शहद है वो एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। तो अब लोगों के मन में ये आया है कि असली शहद, अच्छा शहद हमको कैसे मिले, क्योंकि लोगों के मन में हमेशा एक भ्रांति रहती है शहद की। यदि मैं बात करता हूँ कि जो शहद है वो हमें अच्छी क्वालिटी का शहद हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि अब आप देखिए कि लोग अब अपने मॉर्निंग में लोग शहद लेने लगे हैं। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमने हरिद्वार ज़िले में, जो उत्तराखंड में एक ज़िला है, जनपद,
हमारे यहाँ पे लगभग 500 से 600 बी कीपर हैं जो कि मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहे हैं। अभी तक वो मधुमक्खी पालन से जो उनका उत्पादन होता था, तो कुछ बी कीपर्स के पास जैसे 50 बॉक्स हैं, किसी के पास 20 बॉक्स हैं, कुछ लोगों के पास 100 200 बॉक्स भी हैं। तो वो अलग अलग तरीके से काम कर रहे थे, अनऑर्गेनाइज तरीके से। तो जो सरकार का जो ये एफपीओ का जो कार्यक्रम आया है, बेसिकली एफपीओ का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। जी जी बिल्कुल। बेसिकली 2013 में कंपनी एक्ट में एक प्रोड्यूसर कंपनी एक्ट लाया गया, जिसमें कि आप केवल फार्मर्स जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको सदस्य बना के, उनको डायरेक्टर्स बना के आप फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या कोऑपरेटिव एक्ट के अंतर्गत आप कोऑपरेटिव बनाकर एफपीओ बना सकते हैं। इसमें हमने अपने अभी तक हरिद्वार जनपद के लगभग 400 के आसपास बी कीपर्स को आइडेंटिफाई किया है और अब तक हम 350 बी कीपर्स को जोड़ चुके हैं जी। इन एफपीओ बनाने का जो मेन मकसद है, जो सरकार ने भी जैसा सोचा, और इससे पहले भी भारत सरकार ने 2013 से लेके अब जो नई जो भारत सरकार की योजना है, जिसमें कि 2024 तक इन 5 वर्षों में 10,000 एफपीओ का फॉर्मेशन भारत सरकार के द्वारा किया जाना है, जिसमें कि 100 हनी स्पेसिफिक एफपीओ का फॉर्मेशन होना है और इसमें से लगभग 50% ऑलरेडी जो एफपीओ हैं वो फॉर्म हो चुके हैं। इसमें से एक हमारा ये आंचल मधु उत्पादक स्वायत्त सहकारिता है, जिसमें कि इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है और हम इसके बाद इन बी कीपर्स का से उनका शेयर कैपिटल जमा करा के उसके बाद इक्विटी फंड के लिए अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि हुआ है और अब एक एफपीओ, इन जो घटक है और किसान तो है ही, तो ये जो अलग अलग घटक हैं इनको किस तरीके से जोड़ा जा रहा है? क्योंकि बोर्ड पहले ही काम कर रहा था, अब हमने मिशन की भी शुरुआत कर दी है और एफपीओ की बात करें जो खास तौर पर मधुमक्खी पालन से जुड़े हुए हैं। जी, जैसा भी डॉक्टर पाटले सर ने बताया कि ऑलरेडी नेशनल बी बोर्ड एनबीएचएम के माध्यम से ये मधुमक्खी पालन का कार्यक्रम चल रहा है और जो कि पूरे भारतवर्ष पे है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में देखिए। मैं लगभग 15 साल के इंजीनियरिंग के करियर के बाद जब मैंने 2018 में अपना जॉब छोड़ा, तो मैं इस मधुमक्खी पालन के कार्य से जुड़ा। वर्तमान में जो स्कीम चल रही है उसमें क्या है कि हर साल एफपीओ को एक सीईओ के रूप में और एक अकाउंटेंट के रूप में उनकी सैलरी मिलती है, उनके ऑफिस का रेंट मिलता है और कंप्यूटर ये सब आदि चीज़ें खरीदने के लिए उनको पैसा भी मिलता है और इक्विटी ग्रांट अलग से है, जिससे कि आप मशीनें खरीद सकते हैं, आप जो है अदर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं, पैकिंग का मटेरियल खरीद सकते हैं, सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। जी, नवाचार की अब मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जब हम नवाचार की बात करते हैं और एक क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी आवश्यकता पड़ जाती है। अब हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि नई प्रयोगशालाएं यहाँ पर हमारे देश में बन रही हैं जो कि ख़ास तौर पर हनी के क्षेत्र के लिए हैं। तो मैं चाहूँगी इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, इससे किस तरह का लाभ हो सकता है और जब हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को भी टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का हनी जो है हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी काफ़ी पसंद किया जाता है और इसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है। देखिए, जो शहद एक प्रोडक्ट है इसमें बहुत सारी टेस्टिंग्स होती है। यदि हम फूड सेफ्टी एफएसआई की नॉर्म्स की बात करते हैं तो वो लगभग 14 से 15 तरह की टेस्टिंग्स हैं, जिसमें कि आज का चूँकि अभी एक बता रहे थे कि अडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है शहद में। तो होता क्या है कि बी कीपर्स जिस समय प्रैक्टिस करता है, जिस समय शहद वो उत्पादन कर रहा है, तो कभी कभी क्या है कि गलत प्रैक्टिस की वजह से या मजबूरी में होता क्या है कि जैसे अभी हमने शहद उत्पादन के लिए अपने बॉक्स को एक रखा पर्टिकुलर सीजन में, उस समय फ्लावरिंग हो रही है। अभी मैं इस साल का भी बताता हूँ कि इस साल क्या है कि बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहा है। तो जैसे कि अभी लीची का शहद हमारे यहाँ पे देहरादून में लीची का काफ़ी उत्पादन होता है, तो हम लोग लीची पे ले जाके जो है जब उसकी फ्लावरिंग हो रही होती है तो हम लीची का शहद का उत्पादन करते हैं। तो इस बार क्या हुआ कि मौसम ख़राब होने की वजह से उतना जो नेक्टर बनना चाहिए फ्लावर में वो नहीं बना। तो क्या होता है कि मजबूरी में बी कीपर जो है या तो उसको वहाँ पे उस समय उसकी शुगर की फीड दे देता है, या कोई बीमारी आई तो उसको बगैर कंसल्ट किए प्रॉपर कोई भी एंटीबायोटिक दे दिया उसमें बी मधुमक्खी को। तो होता क्या है कि इससे शहद की जो गुणवत्ता है वो जो है उसका लॉस हो जाता है गुणवत्ता का। तो हम उसको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में नहीं बेच सकते, क्योंकि जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स हैं जो ये बताते हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम सुक्रोज कितना हो सकता है, या जो अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एनएमआर टेस्ट किया जाता है और ये अभी कंपलसरी कर दिया है कि यदि भारत से यूएस को कोई भी शहद एक्सपोर्ट होगा तो उसको एनएमआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि वो शहद एंटीबायोटिक में फेल हो जाता है या वो एनएमआर टेस्ट में
फेल हो जाता है। तो इस चीज़ का जो निदान है वो उसी से ही संभव है कि शहद का उत्पादन के समय और आफ्टर प्रोसेसिंग के बाद उसकी टेस्टिंग हो। तो अभी जो नेशनल बी बोर्ड के माध्यम से जो NBHM का जो चल रहा है इस समय, इस मिशन में बहुत सारी लैबें स्थापित की गई हैं। ये लैबें रीजनल लैब भी हैं, सैटेलाइट लैब्स भी हैं। इसके अलावा जो इनका जो MM2 है, जिसमें कि प्रोसेसिंग यूनिट के साथ ही आप एक 50 लाख रुपए तक की लैब को लगा सकते हैं, जिसमें कि आप बेसिक टेस्ट जो फूड सेफ्टी के नॉर्म्स के हिसाब से उनकी सारी टेस्टिंग्स कर सकते हैं जी। इसके अलावा भारतवर्ष में जो एक बहुत अच्छी जो लैब लगी है, जो किफ़ायती भी है, वो NDDB ने आनंद में काफ के नाम से लगी है, जो भी वित्त पोषित है इस मिशन में। वहाँ पर आप हनी की सारी टेस्टिंग करवा सकते हैं और बहुत ही ऑथेंटिक टेस्टिंग है। हम जनरली अपने सैंपल्स को वहाँ पर भेजते हैं और जो एक्सपोर्ट के लिए यदि हमें चाहिए होता है तो उसको फिर इंटरटेक जर्मनी भेजना होता है। तो ये वो 2 लैबें हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ख्याति प्राप्त हैं और वहाँ पे सारी टेस्टिंग की जा सकती है। मैं 2 टेस्टिंग बताना चाहूँगा नॉर्मल टेस्टिंग के अलावा। देखिए, एक तो मॉइस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉइस्चर का मतलब है कि शहद के अंदर जो मॉइस्चर है वो 20% से कम होना चाहिए। अब जो बी कीपर है, जब वो बी कीपिंग करता है तो उसको अंदाज़ा नहीं लग पाता, क्योंकि अभी जैसे इस समय हमारे वातावरण में यदि मॉइस्चर ज़्यादा है, बिकॉज शहद क्या हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या है कि यदि शहद का मॉइस्चर 22-23% है तो शहद के अंदर फर्मेंटेशन होना शुरू हो जाता है। तो उस वजह से क्या है कि वो हमारा जो बी कीपर है वहाँ यहाँ FPO का रोल आ जाता है। यदि कॉमन फैसिलिटी सेंटर हमने FPO के माध्यम से लगाया हुआ है तो बी कीपर अपने शहद को वहाँ पे प्रोसेसिंग करके उसके मॉइस्चर का रिडक्शन कर सकता है जी। लेकिन यदि शहद का मॉइस्चर यदि ज़्यादा है तो वो शहद कुछ समय बाद वो खराब हो जाएगा, फिर आपको उसको रीप्रोसेस करके तैयार करना होगा। ऐसे ही उसके अंदर FG रेशो होता है, फ्रक्टोज ग्लूकोज का रेशो, सुक्रोज का कितना वैल्यू है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। तो यदि हम उच्चतम टेस्ट की बात करते हैं तो C3 और C4 टेस्ट होते हैं, जिसके द्वारा ये पता किया जाता है कि कोई शुगर या कोई ऐसी मिलावट तो नहीं है जी। और सरसों का शहद, यहाँ पर दर्शकों को मैं क्लियर कर दूं, इसका मतलब ये है कि जो सरसों के फूलों का जो नेक्टर होता है उससे बना हुआ ये शहद होता है और हमारे देश में ज़्यादा यही प्रचलित है। जो आप शहद लाते हैं उसमें ज़्यादातर सरसों का ही शहद होता है। सर, मैं निर्मल जी आपसे मैं समझना चाहूँगी, जो हम अल्ट्रेशन की बात करें, ये बातों से ये कि ठीक है सरसों का शहद है वो उसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, लेकिन इस चीज़ को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मिलावट भी होती है। तो ये किसान भी कैसे समझे, उपभोक्ता भी कैसे समझे कि किस किस तरह की मिलावट होती है और क्या इस कमी को, इस मिलावट को दूर करने के लिए भी FPO की तरफ से प्रयास है? देखिए, अडल्ट्रेशन को आपको समझना है तो 2 चीज़ में समझिए। अडल्ट्रेशन 2 तरीके से होता है। अडल्ट्रेशन एक तो मजबूरी में होता है और एक अडल्ट्रेशन जानबूझ के, जो पहले भी कहा आपने जी। तो होता क्या है कि भारत में जो 70 से 80% जो उत्पादन है वो मस्टर्ड के हनी का है और आप ये देखेंगे कि आपको मार्केट के अंदर मस्टर्ड हनी कहीं नहीं दिखाई देगा। देखिए, तो आपका जो 80% उत्पादन है वो तो मार्केट के अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अवेयरनेस की प्रॉब्लम है और वो सारा शहद एक्सपोर्ट हो जाता है। जैसे सर ने बताया 85,000 80,000 मीट्रिक टन, और यही हमारे देश के मस्टर्ड हनी का लगभग उत्पादन है। तो वो जो उत्पादन है वो तो एक्सपोर्ट के माध्यम से बाहर चला गया और जो देश के अंदर जो अदर हनी है, जैसे कि जामुन का शहद है, मल्टीफ्लोरा जो फॉरेस्ट से आता है वो शहद हो गया, या यूकेलिप्टस एक बड़ी भारी हमारे इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, इसमें उत्तर भारत में ये शहद का उत्पादन होता है। तो होता क्या है कि अडल्ट्रेशन की शुरुआत इसलिए हो जाती है क्योंकि कंपनियों को वो शहद उतनी मात्रा में मिल ही नहीं पाता, तो क्या करें फिर वो। तो उसकी जगह क्या होता है कि जो देखिए, आप शहद को पहले थोड़ा शहद की मैं बहुत सूक्ष्म विज्ञान को समझाता हूँ। जैसे जब मैं आपको टेस्टिंग के बारे में बता रहा था तो इसमें एक रेशो होता है FG रेशो, क्योंकि शहद के अंदर 40% के आसपास फ्रक्टोज होती है, 40% ग्लूकोज होती है, 20% उसके अंदर मॉइस्चर मतलब पानी होता है। तो जो ग्लूकोज वाला जो हिस्सा है वो कम सोलेबल होता है, उसकी घुलनशीलता कम होती है। तो होता क्या है कि जिस भी शहद की FG रेशो कम होगी, मतलब जिसके अंदर ग्लूकोज ज़्यादा है, तो वहाँ पे शहद का क्रिस्टलाइजेशन जल्दी होगा। जैसे कि मस्टर्ड का शहद है तो मस्टर्ड के शहद में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसका क्रिस्टलाइजेशन तुरंत जैसे ही एक्सट्रैक्शन होता है तुरंत तीसरे दिन वो शहद जम जाता है। कुछ शहद जैसे अकासिया का शहद है, जामुन का शहद है, ये कभी नहीं जमते क्योंकि इसके अंदर फ्रक्टोज ज़्यादा होती है। तो होता क्या है कि कंपनियों को जो रॉ हनी होता है, जो सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, जो कि क्रिस्टलाइज होता है, जो जमे हुए फॉर्म में होता है, उस हनी को लोगों तक, उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए वो उस हनी को बार बार गर्म करते हैं, फिल्टर करते हैं,
जिससे कि शहद की गुणवत्ता चली जाती है। हम किसी भी शहद को यदि 50 डिग्री या 45 डिग्री से ऊपर यदि हम गर्म करते हैं तो धीमे धीमे उस शहद की गुणवत्ता कम हो जाती है। तो इस अवेयरनेस की कमी की वजह से उपभोक्ता तक अच्छा शहद नहीं पहुंच पाता। तो क्या करना चाहिए सर इसके लिए? क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है अवेयरनेस। आपका नेशनल प्लेटफॉर्म है, हम लोग मैंने इस विषय को इसीलिए मैं कहा कि रखिए कि क्योंकि इस नेशनल प्लेटफॉर्म से जब तक देखिए, आपने देखिए कुछ समय पहले एक ऐड आता था, संडे या मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो स्वास्थ्य के लिए एक ऐड चलाया था। मेरा निवेदन ये है सर, यहाँ पे सीनियर इतने हमारे मिनिस्ट्री से हैं, यदि एक ऐसा कैंपेन चले जिसमें कि विभिन्न माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, यदि लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाई जाए कि यदि हनी जमा हुआ है, क्रिस्टलाइज फॉर्म में है, तो वो असली शहद है। और जो शहद किसी भी मौसम में यदि क्रिस्टलाइज नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे अडल्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो सर एक बार बताएं, कई बार ये भी होता है कि जो चीनी वाला शहद होता है, मतलब जब ऐसा समय है जब फूल नहीं है या फिर मधुमक्खियों को जीवित रखने के लिए भी हमें उन्हें चीनी देनी पड़ती है, तो वो शहद भी क्या जमता है? देखिए, ऐसे समझिए आप इसको। देखिए, जो शहद है, बहुत सीधी सी बात है कि शहद कोई मधुमक्खी आपके लिए नहीं बना रही है, शहद अपने बच्चों के लिए बना रही है, ठीक है। और वो शहद का उत्पादन उस समय के लिए करती है जब ऑक्सीजन होता है। तो वो बच्चे, जब बरसात हो रही होगी, जब नेक्टर नहीं होगा, तो उसके बच्चे उस शहद को खा सकें, पोषित हो सकें। लेकिन मनुष्य की वो होती है कि देखिए, मनुष्य क्या है, गाय से दूध लेता है और शहद जो है मधुमक्खी से लेता है। तो जिस समय आपने शहद तो उसका चुरा लिया, तो अब मधुमक्खी को उस समय जो बी कीपर क्या करता है, देखिए जो साइंटिफिक बी कीपिंग होती है उसमें लास्ट वाले जो राउंड का शहद होता है वो छोड़ दिया जाता है ऑक्सीजन के लिए। लेकिन जो लोग ऑक्सीजन में भी शहद निकाल लेते हैं, फाइनल राउंड का भी शहद निकाल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उसको शुगर की फीड दी जाती है। लेकिन शुगर की फीड से किसी तरह के शहद का उत्पादन नहीं होता, सिर्फ मधुमक्खी जिंदा रहती है। जैसे कि कोई बीमार आदमी ग्लूकोज के ऊपर जिंदा है, राइट। तो उसमें क्या है कि जो चीनी की जो हम फीड कर रहे हैं उससे कोई शहद का उत्पादन नहीं होता। लेकिन जैसे ही नेक्टर आना शुरू हो जाता है तो जो फर्स्ट राउंड का शहद होता है उसमें जरूर उसकी थोड़ी सी मात्रा थी, वो शहद फेल हो जाता है। उसके बाद जो भी शहद आते हैं वो शहद उपयोगी शहद होते हैं। जी। अब मैं इसमें बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एफपीओ का यहाँ भी बड़ा रोल है। यदि हम एफपीओ के माध्यम से जो बी कीपर्स का शहद आ रहा है, हम उसकी टेस्टिंग करा के और हम यदि कंपनी को ये कहते हैं कि भाई हमारे शहद के ये हमारी टेस्ट रिपोर्ट है और ये सभी गुणवत्ता में पास है, सारे पैरामीटर्स में पास है और हमें शहद का ये रेट चाहिए, तो हम इस मार्केट के अंदर अपने जो शहद है उसका एक प्रॉपर रेट जो है। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है आपने बताया। देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं जो मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस की गई हैं और हमारे पूरे मेहमान थे स्टूडियो में जिन्होंने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय पर इतने विस्तार से चर्चा की। तो ये था हमारा आज का विचार विमर्श, जिसमें हमने जाना कि कैसे एफपीओ से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। जाना आपने कि कैसे इसे स्टार्टअप से तैयार हो रहे हैं, स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, नए नए उत्पाद बाजार तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, आदिवासी क्षेत्र को जोड़ा जा रहा है और कई ऐसे उत्पाद भी बाजार तक पहुंच रहे हैं जो कि हमारे पोषण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं एफपीओ से मधु क्रांति। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है या फिर आप चाहते हैं किसी खास विषय को हम कार्यक्रम में शामिल करें, उस पर कार्यक्रम बनाएं, तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर ले, vicharvimarsh08@gmail.com। तो ये है एफपीओ पर हमारी बहुत ही खास सीरीज, जिसमें आज हमने बात की मधुमक्खी पालन की। फिर एक और विषय लेकर आएंगे, कैसे एफपीओ से इस पूरे क्षेत्र में क्रांति आ रही है, कृषि के क्षेत्र को और गति देने की और मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।